अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ेंगे डिजीजेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये जो हमारे पास यूनिट है इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने बात की थी थायराइड ग्लैंड की फिजियोलॉजी, उनकी प्रोडक्शन और उसका फंक्शन। अब हम स्टार्ट लेंगे डिजीजेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। सो सबसे पहले तो आपके पास है हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस या ग्रेव्स डिजीज। ये एक ही डिजीज है जिसमें आपके पास T3 और T4 इनका लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि इसके ऑपोजिट डिजीज है हाइपोथायरॉयडिज्म, जबकि T3 और T4 बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो दो तरह की डिजीजेस हैं, या तो थायराइड ग्लैंड हाइपर काम करेगा या वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर तो चिल्ड्रन में होता है, उसकी वजह से एक कंडीशन होती है क्रेटिनिज्म, जिसमें नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। और अगर एडल्ट्स में होता है तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड एडिमा, कि एडल्ट्स में थायराइड ग्लैंड की जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो द ड्रग्स फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म, सबसे पहले हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें कि एक बंदा है जिसका थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा, यानी हार्मोन्स रिलीज नहीं होते। सो हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए आप जो ड्रग्स देते हैं वो एक तो है लीवोथायरॉक्सिन, यानी डायरेक्टली एज अ थायरॉक्सिन आप किसी को ड्रग देते हैं। 75 से 200 माइक्रोग्राम्स ऑन डेली बेसिस हम ये ड्रग देते हैं। सबसे पहली ड्रग है लीवोथायरॉक्सिन। इसके अलावा और ड्रग्स हैं जैसे लियोथायरोनिन या लियोट्रिक्स, जिसमें T3 और T4 दोनों आते हैं। बट लिवोथायरॉक्सिन जो T4 है, इट इज़ प्रेफर्ड ओवर T3 एंड T4 के कम्बिनेशन के ऊपर लिवोथायरॉक्सिन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। फार्मेकोकाइनेटिक्स की बात करें तो आप इसको ओरली ले सकते हैं, यानी ओरल ड्रग आप ले सकते हैं। 80% बायो अवेलेबिलिटी इसकी, यानी कि अच्छी बायो अवेलेबिलिटी है, ब्लड में ज़्यादातर ड्रग जाती है। और T3 की 95% बायो अवेलेबिलिटी है, यानी वो ज़्यादा जाती है। फिर भी हम T4 को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि टॉलरेबिलिटी T4 में ज़्यादा है। आप जब T4 लेते हैं तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से टॉलरेट कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू T3। और हाफ लाइफ भी उसकी ज़्यादा लॉन्गर है, यानी एक ही डोज आपके लिए काफ़ी होती है। लिवोथायरॉक्सिन जो है 1 डेली, यानी दिन में एक डोज है। स्टेडी स्टेट 6 to 8 वीक्स, यानी आप 6 से 8 हफ्तों तक कंटिन्यूसली अगर डोज लेते रहेंगे तो जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, यानी तकरीबन 1.5 से 2 महीना में आपका हाइपोथायरॉयडिज्म अपने स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा। मैकेनिज्म क्या है कि आपने लिवोथायरॉक्सिन यानी T4 की ड्रग ली है, लिवोथायरॉक्सिन, वो क्या होगी, ब्लड में जाके T3 में कन्वर्ट होगी। T3 जाती है न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के ऊपर, यानी न्यूक्लियस के ऊपर जो रिसेप्टर है। आप जानती हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या है? उसके अंदर डीएनए है। डीएनए को कन्वर्ट करेगा आरएनए में, आरएनए से बनेंगे प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स क्या करेंगे? ये प्रोटीन्स फिर आपकी ग्रोथ करवाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैच्योर करेंगे, डेवलप करेंगे, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज़ करेंगे। देखें बीएमआर बढ़ेगा, हीट प्रोडक्शन होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप्स ज़्यादा चलेंगे, ज़्यादा एटीपी बनेगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस इंक्रीज़ होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज्ड, लाइपोलिसिस इंक्रीज्ड, प्रोटीन की सिंथेसिस भी इंक्रीज्ड। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर में देखें तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज्ड। ये सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी अगर आपने इस लेक्चर का पार्ट 1 देखा है, जो आपके पास नॉर्मल फंक्शन होता है T3 T4 का। ये सारे के सारे T3 T4 के नॉर्मल फंक्शंस हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करना, ग्रोथ करवाना, CNS को मैच्योर करना। सो T3 T4 के ये नॉर्मल फंक्शंस हैं। एक बंदे को जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, T3 T4 नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, उसको आप ये ड्रग देंगे तो वही फंक्शन परफॉर्म होगा जो T3 T4 नॉर्मली परफॉर्म करते हैं। एडवर्स रिएक्शंस, फ़र्ज़ कीजिए कि आपने थोड़ी ज़्यादा डोज दे दी तो थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, यानी कि ये मेटाबॉलिक रेट थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम आ सकते हैं। तो मतलब कि आपने डोज को थोड़ा मेंटेन रखना होता है, ओवर डोज नहीं करनी होती। इसके बाद आपके पास है हाइपरथायरॉयडिज्म।
यानी एक बंदा है जिसका थायराइड ग्लैंड नॉर्मल से ज़्यादा काम कर रहा है, यानी T3 और T4 नॉर्मल से ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है, तो उसका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा एक्साइटेबिलिटी होगी, सोना बिल्कुल इनएबिलिटी टू स्लीप, नींद उसको आएगी नहीं, ट्रेमर्स होंगे उसे, पॉलीसाइथीमिया, ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पॉलीसाइथीमिया, टैकीकार्डिया, हार्ट के ऊपर ज़्यादा थायराइड हार्मोन आएंगे तो टैकीकार्डिया करेंगे, नर्वस सिस्टम में एक्सट्रीम फैटीग, और क्योंकि वो सो नहीं पा रहा तो ज़्यादा थकावट होगी, लेकिन उसको जो है एनर्जी बिल्कुल उसको नहीं मिल रही, फैटीग बहुत ज़्यादा है, एक तो वो सो नहीं सकता जिसकी वजह से उसकी एनर्जी पूरी नहीं हो रही। अच्छा, जीआईटी की मोटिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि उसको डायरिया हो जाता है, बॉडी का फैट इतना ज़्यादा मेटाबॉलाइज हो जाता है कि बॉडी का वेट ही कम हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होगा तो बॉडी में हीट प्रोडक्शन होगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इवन एसी चल रहा होगा और आपको नीचे पसीना आ रहा होगा, इतनी ज़्यादा हीट होती है जब आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अच्छा, ये कुछ नॉर्मल रेंजेस हैं कि एक तो TSH है, याद रहे TSH कहाँ से रिलीज़ होता है, TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, और फिर T3 है और उसके बाद T4 है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्लिनिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये TSH और T3 T4 नेगेटिव फीडबैक पे चलते हैं, यानी TSH जब इंक्रीज़ होता है इसके बदले में T3 T4 इंक्रीज़ हो जाते हैं, और T3 T4 जब इंक्रीज़ होते हैं तो ये TSH को वापस नेगेटिवली कम कर देते हैं कि मज़ीद TSH ना आए ताकि T3 T4 नॉर्मल रहें, तो यानी TSH और थायरोक्सिन वगैरह नेगेटिव फीडबैक पे चलते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि एक बंदे का TSH बहुत ज़्यादा इंक्रीज़्ड है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज TSH का मतलब है कि वो T3 T4 नॉर्मली रिलीज़ नहीं हो रहे थे तो TSH बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक बंदे का T3 और T4 बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है तो मतलब उसने TSH को बहुत ज़्यादा कम किया हुआ है, तो TSH के लेवल्स नॉर्मल से कम आएंगे। तो इस बात को समझिए कि TSH और T3 T4 ऑपोजिट है, अगर TSH का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है तो मतलब T3 T4 नॉर्मल से कम हो सकते हैं, और अगर TSH नॉर्मल से बहुत कम है तो क्यों कम है, क्योंकि T3 T4 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुए होंगे। सो ये दोनों अक्सर आपस में ऑपोजिट आते हैं, सो ये बात आप याद रखिएगा। क्यों ऑपोजिट आते हैं, बिकॉज देयर इज़ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नाउ डिस्कसिंग एंटी थायराइड ड्रग्स, यानी कि जिन लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म है वो फिर एंटी थायराइड ड्रग्स लेते हैं। सबसे पहली तो थायोअमाइड्स हैं, ये वो ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड पे काम करती हैं और T3 T4 को कम करती हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि जो लोग हाइपरथायरॉयडिज्म होते हैं, आपको पता है कि वो एक तो उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है, हार्ट रेट उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड होता है, तो आपको बीटा ब्लॉकर भी लेनी पड़ती हैं ताकि बॉडी का जो हार्ट रेट है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा इनहिबिटर्स ऑफ द हार्मोन रिलीज़, यानी जो आयोडीन है, आयोडीन को आप रिप्लेस करवा देते हो, सोडियम यानी सोडियम ऑफ आयोडाइड्स पोटाशियम आयोडाइड्स के साथ रिप्लेस कर देते हो ताकि आयोडीन आपके थायराइड हार्मोन्स न बनाए। और इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन, ये बड़ी ख़तरनाक ड्रग होती है। ये देखें, रेडियो एक्टिव आयोडीन रेडिएशंस एमिट करती है, अगर इस तरह की आयोडीन किसी के थायराइड ग्लैंड में चली जाए तो रेडिएशन से उसका पूरा थायराइड डैमेज कर देते हैं, ताकि थायराइड जो एक्स्ट्रा थायराइड हार्मोन निकाल रहा है वो बिल्कुल ही डैमेज हो जाए, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन ली जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे थायोअमाइड्स की। थायोअमाइड्स में एक बहुत ही फेमस ड्रग है कार्बिमाजोल, इसका एक बहुत फेमस ब्रांड आता है नियोमर्काजोल। अक्सर लोगों जिनको हाइपरथायरॉयड है वो इस ड्रग को लाजमी इस्तेमाल करते हैं, नियोमर्काजोल, और इसके साथ साथ इन कम्बिनेशन आती है इंड्राल। इंड्राल है प्रोप्रेनोलोल,
तो इंड्राल या प्रोप्रेनोलोल क्यों ले रहे हैं? ताकि हार्ट रेट मेंटेन रहे, बॉडी का जो मेटाबॉलिक फंक्शन है थोड़ा मेंटेन रहे। और नियोमर्कोजोल क्या करता है? वो थायराइड को बंद करवा देता है कि एक्स्ट्रा हार्मोन्स ना बनाए। तो इस तरह की इनिशियल थेरेपी होती है। जिन लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म हो उसको ये 2 ड्रग्स इनिशियली दी जाती हैं। इसके अलावा और ड्रग्स हैं लाइक पॉलीथायोयूरासिल, वो भी दी जाती है। सो ये मेजर ड्रग्स हैं जैसे मेथिमाजोल या पॉलीथायोयूरासिल। दीज आर द 2 मेजर ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस मीन्स के हाइपरथायरॉयडिज्म। इनका मैकेनिज्म क्या होता है? ये बिल्कुल इनहिबिट कर देते हैं थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को, यानी थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा। इसके अलावा थायराइड परऑक्सीडेज, जो परऑक्सीडेज एंजाइम है जो आयोडीन की ऑक्सीडेशन करवा रहा था, वो बंद हो जाएगा, तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन होगी नहीं। फिर आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, वो आपको याद हो टायरोसिन और आयोडीन आपस में मिल जाते थे, कपलिंग रिएक्शन, उसको बिल्कुल बंद करवा देता है कि आयोडीन और टायरोसिन आपस में मिले ही नहीं। जब ये मिलेंगी ही नहीं तो मोनो आयोडोथायरोनिन और डाई आयोडोथायरोन ये बनेंगे ही नहीं, तो यानी इनको भी बंद करवा देता है। यानी हर तरीके से थायराइड हार्मोन्स बंद हो जाते हैं। सो पॉलीथायोयूरासिल आल्सो इनहिबिट्स T4 कन्वर्जन टू T3। एक तो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन की प्रोडक्शन बंद करवा दी, और जो हार्मोन ऑलरेडी ब्लड में शामिल है उसकी T4 टू T3 कन्वर्जन भी बंद करवा दिए, ताकि ना T3 बने और ना ही वो न्यूक्लियर रिसेप्टर पे जाए और ना ही नए प्रोटीन्स बनवाए। तो यानी हर तरीके से ये ड्रग्स आपका थायराइड ग्लैंड कंट्रोल कर देते हैं। ये आप मैकेनिज्म देख सकते हैं डायग्राम में। देखें, सबसे पहले तो आयोडीन ट्रांसफ़र तो हो गई है, लेकिन आयोडीन का आयोडाइड का आयोडीन में कन्वर्ट होना वो परऑक्सीडेज से हो रहा था, बंद हो गया। फिर आयोडीन का थायरोग्लोब्यूलिन से मिलना वो भी बंद हो गया। इसके बाद ना MIT बना ना DIT बना। अच्छा, इसके बाद जो इनका आगे ब्लड में चले जा रहे हैं, तो जब ये ब्लड में जाते हैं तो T4 कन्वर्ट होता है T3 में, वो भी यहाँ से बंद हो गया। तो यानी आपके पास थायोअमाइड्स इस लेवल को भी बंद कर देते हैं, इस लेवल को भी बंद कर देते हैं, और ब्लड के अंदर भी कन्वर्जन बंद कर देते हैं। इसके अलावा आपने कुछ और ड्रग्स पढ़ी थी, अगर आप पीछे देखें, ये जो आपके पास आयोडाइड्स हैं यानी नॉर्मल आयोडीन के रिप्लेसमेंट, ये जो आप देख रहे हैं सोडियम या पोटाशियम, ये क्या करते हैं? ये देखें यहाँ पे आयोडाइड्स आ रहे हैं, तो ये आयोडाइड्स नॉर्मल आयोडीन को रिप्लेस कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे नॉर्मल आयोडीन नहीं आ रही, तो वो आगे जाके T3 T4 भी नहीं बना रही। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स इस्तेमाल होते हैं, एमियोड्रोन इस्तेमाल होती है। ये मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स हैं जो आपके बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है या जो सिम्पटम्स हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के, उनको कंट्रोल करता है। सो थेराप्यूटिक यूजेस क्या है? ये जो थायोअमाइड्स हैं लाइक कार्बिमाजोल, इस तरह के ड्रग्स, एक तो ये थायरोटॉक्सिकोसिस में यूज़ होते हैं यानी हाइपरथायरॉयडिज्म। ग्रेव्स डिजीज़, ग्रेव डिजीज़ इस तरह की डिजीज़ है कि उसमें ऑलरेडी थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। या टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर, जिन लोगों का थायराइड ग्लैंड बहुत बड़ा हो जाता है, गॉइटर आप अक्सर पिक्चर में देखें, ये थायराइड ग्लैंड इतना बड़ा होता है कि ये लटक रहा होता है गले से, इसको हम कहते हैं गॉइटर। तो इस तरह की कंडीशन में भी ड्रग का इस्तेमाल है। क्लिनिकल इंप्रूवमेंट आपको 1 से 2 हफ्ते में मिलना शुरू होती है। पॉलीथायोयूरासिल 50 से 150 mg TDS दिन में 3 बार तक इसकी डोज है, और जब आप एक मेंटेनेंस डोज पे आ जाते हैं तो फिर डोज कम कर लेते हैं 25 से 50 mg, फिर आप इवन BD दिन में 2 बार या TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं। अच्छा, कार्बिमाजोल ये भी आपके पास थायोअमाइड है, इसका जो ब्रांड है मैंने नियोमर्कोजोल कहा था आपको कि बहुत ही क्लिनिकली यूज़फुल और इनिशियल थेरेपी होती है, तो 5 से 15 mg TDS दी जाती है। मेंटेनेंस डोज यानी एक बार इफेक्ट आ जाए फिर उसके बाद मेंटेन आराम से किया जाता है 2.5 to 10 mg, और साथ में इंड्राल यानी प्रोप्रेनोलोल दी जाती है 20 mg या 40 mg। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे? जाहिर सी बात है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आप, क्योंकि लोगों को हाइपरथायराइड में बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो
ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट भी आ सकते हैं। एक तो स्किन रैशेस उन लोगों को होते हैं जो ऑलरेडी एलर्जिक हों, जिनको स्किन की एलर्जी वैसी हो जाती है, उनको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। फीवर वगैरह हो सकता है, हिपैटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है, लिवर के ऊपर इसके अच्छे इफेक्ट्स ना आएँ। इसके अलावा नोजिया एंड जीआईटी डिस्ट्रेस हो सकता है। आपके पास T3 T4 थे, जीआईटी की मोटिलिटी उन्हीं की वजह से थी, अब आपने वो हार्मोन्स ही बंद करवा दिए तो नोजिया या जीआईटी बिल्कुल डिस्ट्रेस हो जाएगा। इसके अलावा सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ स्मेल ये बहुत ज़्यादा ऑल्टर हो जाती है विद द ड्रग्स मेथिमाजोल। और इवन मोस्ट डेंजरस इफेक्ट के ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। याद रहे आपको T3 और T4 रेड ब्लड सेल्स बनाते थे। इस लेक्चर का पार्ट 1 अगर आप देखें वहाँ पे एरिथ्रोपोइटिक इफेक्ट था। अब अगर T3 और T4 ही बंद करवा दिए हैं तो रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस हो जाती है, यानी ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो सकते हैं। ये तो आपके पास थायोमाइड्स थे। फिर आयोडीन सॉल्ट्स हैं जो हमने बात की कि सोडियम के या पोटाशियम के आयोडीन सॉल्ट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, आयोडाइड सॉल्ट्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिफिकेशन बंद करवा देते हैं आयोडीनेशन को, यानी जो टायरोसिन के साथ आयोडीन मिल रही थी अब ये नॉर्मल आयोडीन तो नहीं आ रही, अब तो ये आप आयोडीन का सॉल्ट ले रहे हो, या सोडियम है या पोटाशियम है। जब वो सोडियम या पोटाशियम से मिला हुआ है तो वो टायरोसिन से तो मिलेगा ही नहीं, लिहाजा इस स्टेप को बंद करवा दिया जाता है बाय आयोडाइड सॉल्ट्स। सो जब ना वो आयोडीनेशन नहीं हो रही तो थायराइड हार्मोन ना बन रहा है ना रिलीज हो रहा है। इसके अलावा these salts decrease the size and vascularity of the thyroid gland। तो थायराइड ग्लैंड का अगर साइज बहुत बढ़ गया है तो उसको भी छोटा कर दिया जाएगा, और अगर बहुत एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स आई हैं तो वो भी कम हो जाएंगी। इसके अलावा जो आयोडीन सॉल्ट्स हैं ये इनहिबिट करते हैं सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन्स, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इनका जो एक्शन है वो 2 से 7 दिनों के अंदर अंदर शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये जो इफेक्ट है बहुत ही ट्रांजिएंट है, यानी आप ये ड्रग लेना छोड़ देंगे तो वापस थायराइड ग्लैंड नॉर्मल आयोडीन लेना स्टार्ट करेगा और थायराइड ग्लैंड के लेवल बढ़ जाएंगे। तो यानी इसका जो इफेक्ट है ट्रांजिएंट है, थोड़े से अरसे तक है। अच्छा, आयोडीन सॉल्ट जो होते हैं दे आर यूज्ड इन द थायराइड स्टॉर्म, यानी सीवियर थायरोटॉक्सिकोसिस। देखें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनिशियल थेरेपी तो कार्बिमाजोल और प्रोप्रेनोलोल है, लेकिन अगर किसी को सीवियर काइंड ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस है उस कंडीशन में फिर आयोडीन सॉल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनिशियल थेरेपी में इस्तेमाल नहीं किया जाता सीवियर केस में, और या फिर सर्जिकली थायराइड ग्लैंड रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा जो यूजुअल फॉर्म है ऑफ दिस ड्रग जो आयोडीन सॉल्ट्स हैं, इसको हम लुगोल्स सोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसमें आयोडीन है और पोटाशियम आयोडाइड, यानी आयोडीन और पोटाशियम आपस में सॉल्ट बना के रखे हुए हैं, जिसमें बिल्कुल सेचुरेटेड होता है पोटाशियम आयोडाइड। सेचुरेटेड का मतलब क्या है, जैसे कि ये मेरा हाथ है, इसकी 5 उंगलियां तो मैं 5 उंगलियों से काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 2 उंगलियों को बंद कर दूँ तो थोड़ी सेचुरेशन है, 4 को बंद कर दूँ तो ज़्यादा सेचुरेशन, और 5 को बंद कर दूँ तो अब ये किसी और चीज़ को टच नहीं कर सकता, लिहाजा ये कम्प्लीटली सेचुरेटेड है। तो लुगोल्स सोल्यूशन में क्या जो आयोडीन आ रही है वो कम्प्लीटली सेचुरेटेड है, यानी वो टायरोसिन के साथ मिलने के लिए फ्री नहीं है। तो जब वो टायरोसिन से नहीं मिलेगा तो थायराइड हार्मोन्स नहीं बनेंगे। सो ये जो लुगोल्स सोल्यूशन है 5% आयोडीन 10% पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन, ये आप लेते हैं 5 to 10 ड्रॉप्स पर डे। आयोडाइड सॉल्ट्स जो होते हैं चाहे सोडियम हो चाहे पोटाशियम हो 100 to 300 mg पर डे के हिसाब से आपकी डोज होती है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे, अकर्स इन इंडिविजुअल्स जो आर सेंसिटिव टू आयोडीन, यानी जिनको थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी है आयोडीन से, तो क्या होता है लिप्स वगैरह स्वेल कर जाते हैं, आईलिड्स स्वेल कर जाते हैं, एंजियोएडिमा हो जाता है। देखिए आयोडीन सॉल्ट है, जब आप सॉल्ट बढ़ाते हो तो आपके बॉडी का वाटर लेवल बढ़ता है, वाटर लेवल बढ़ेगा तो आपके अंदर वाटर फैल जाता है, जिसकी वजह से लिप्स और आईलिड्स स्वेल कर जाते हैं, एंजियोएडिमा हो जाता है, यानी वाटर फैल जाता है, टिश्यू में आ जाता है, लैरिंग्स में फीवर हो जाता है, जॉइंट के अंदर पेन होना, या पेटिकियल हेमरेज, जो आपके पास पेटिकिया होता है, ये जो आपके पास घुटना है यहाँ पे हेमरेज हो सकता है, ब्लड वेसल रप्चर कर सकती है, हेमरेज कंडीशन बन सकती है। क्रोनिक ओवरडोज,
इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, यानी जो इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे फूल जाते हैं, सलाइवेशन बहुत बढ़ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा जो है सलाइवा आता है, छींकें ज़्यादा आती हैं, आईलिड्स बिल्कुल स्वेल कर जाती हैं, जीआईटी बिल्कुल डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉल्ट ले रहे हो उस जाहिर सी बात है वाटर का लेवल भी बढ़ जाएगा बॉडी का। इसके बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन, जो मैं कह रहा था कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ड्रग है। ये क्या है? ये जो आयोडीन है ये रेडिएशंस एमिट करता है, और आप जानते हैं रेडिएशंस हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होती हैं, हमारे सेल्स को डैमेज कर देती हैं। अब देखिए, फ़र्ज़ कीजिए कि ये थायराइड ग्लैंड है और आपने रेडियो एक्टिव आयोडीन पी ली। ये दरअसल इंजेक्शन के ज़रिए पिलाई जाती है। तो अगर आपको इस तरह की आयोडीन आपके थायराइड ग्लैंड में चली गई तो ये आयोडीन से रेडिएशन एमिट होंगी और आपका थायराइड ग्लैंड बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, डैमेज कर जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो है बहुत ज़्यादा प्यास लगती है इंसान को, मुंह का जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ये दरअसल रेडियो एक्टिव आयोडीन पानी में डिज़ोल्व करके देते हैं और ओरली पिला दी जाती है। आयोडीन क्या करती है? एक्सरे इमिट करती है एज वेल एज बीटा पार्टिकल्स एमिट करती है। तो ये जो एक्सरेज हैं या बीटा पार्टिकल्स हैं ये फिर आपके सेल्स को डैमेज कर देते हैं। सो आयोडीन इज़ कंसनट्रेटेड बाय द थायराइड, यानी सारी आयोडीन कहाँ चली जाती है? थायराइड में चली जाती है। वहाँ पे क्या करती है? कोलॉइड एमिट्स रेडिएशंस। यहाँ पे ये जो कोलॉइड्स आ गए रेडिएशंस निकालते हैं, वो फॉलिकल्स को ख़त्म कर देते हैं। और ये जो बीटा पार्टिकल्स हैं, यानी रेडिएशन में एक्सरे और बीटा पार्टिकल पेनिट्रेट कर जाते हैं, सेल्स के अंदर तक घुस जाते हैं, इवन 2 मिलीमीटर टिश्यू के अंदर चले जाते हैं। सो क्या होंगे? जो थायराइड फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, थायराइड के अंदर जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं वो सारे के सारे अफेक्ट होंगे और पिक्नोसिस हो जाती है। पिक्नोसिस मतलब सेल बिल्कुल श्रिंक कर जाता है। नेक्रोसिस सेल की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू बन जाएगा और फॉलिकुलर सेल्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ये था रेडियो आयोडीन, जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है वो आपके थायराइड ग्लैंड को अंदर से ख़त्म कर देता है। यूजेस क्या हैं? एक तो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 25 से लेके 100 माइक्रोक्यूरीज इस्तेमाल किया जाता है। TFT में, थायराइड फंक्शन टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो थेराप्यूटिक यूज़ है, यानी कि किसी बंदे का गॉइटर बना हुआ है या ग्रेव्स डिजीज़ है या थायराइड कैंसर है, ऐसे कंडीशन में फिर 3 to 6 मिली क्यूरीज की डोज दी जाती है। एडवर्स इफेक्ट क्या है? जब आपका थायराइड ग्लैंड ख़त्म हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन डेवलप होगी? दैट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर आपको पूरी ज़िंदगी L-थायरोसिन लेनी पड़ेगी, यानी लीवोथायरोक्सिन। पूरी ज़िंदगी के लिए आप इस ड्रग पे चलेंगे, ये ड्रग आपको लेनी पड़ेगी। एक और बात, ये ड्रग्स प्लेसेंटा को भी क्रॉस करता है और फीटल थायराइड ग्लैंड को डिस्टर्ब कर सकता है। मींस कि अगर प्रेगनेंसी है फिर आप इस तरह की ड्रग कभी नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज बीटा ब्लॉकर्स, जो कि आप लेते हैं थोड़े बहुत सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए, जो कि प्रोप्रेनोलोल है, इंड्राल के नाम से ये आती है। और ये प्रोप्रेनोलोल ज़्यादातर इनिशियली दे दी जाती है जिन लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म हो। तो ये क्या करते हैं? थायरोटॉक्सिकोसिस में जो मैनिफेस्टेशंस हुई हैं, जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई है, उसको ख़त्म किया करने के लिए, यानी पैल्पिटेशंस, ट्रेमर्स, नर्वसनेस, स्वेटिंग, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए फिर प्रोप्रेनोलोल दी जाती है। इसके साथ साथ ये T4 और T3 का जो कन्वर्जन है, यानी T4 का T3 में कन्वर्जन, इसको भी बंद कर देता है। सो ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, इनका जो यूज़ है, दे आर यूज्ड इन हाइपरथायरॉयडिज्म वाइल अवेटिंग रिस्पॉन्स ऑफ पॉलीथायोयूरासिल और कार्बिमाजोल। यानी जब आप कार्बिमाजोल या पॉलीथायोयूरासिल किसी पेशेंट को दे रहे हैं, उसके साथ साथ आप बीटा ब्लॉकर भी देते हैं कि जब तक उनके इफ़ेक्ट्स आते हैं तब तक बीटा ब्लॉकर बॉडी के बाकी सिम्टम्स को मैनेज कर ले। इसके अलावा अलॉन्ग विद आयोडाइड फॉर प्री ऑपरेटिव प्रेपरेशन, यानी जब किसी बंदे को आयोडीन दी जा रही हो तो साथ में भी बीटा ब्लॉकर दे दी जाती है। जब थायराइडेक्टमी, यानी जब थायराइड को सर्जिकली रिमूव करना हो, तब भी साथ में बीटा ब्लॉकर्स दी जाती हैं। थायरोटॉक्सिक क्राइसिस, यानी इतनी ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स का रिलीज़ होना कि उसको क्राइसिस में आपके पास पेशेंट चला जाए, यानी इवन सीरियस कंडीशन में आ जाए, ऐसी कंडीशन में भी प्रोप्रेनोलोल या बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल किया जाता है।
जो डोज है 1 to 2 mg इंट्रावीनसली दे सकते हैं। ओरली दें तो 40 mg से स्टार्ट लेते हैं या 80 mg तक भी जा सकते हैं। फिर है थायराइड स्टॉर्म यानी पूरा तूफान। इसका मतलब थायराइड हार्मोन्स की रिलीज एक्सट्रीमली बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स की रिलीज हो, तो तब क्या किया जाता है कि जो थायराइड स्टॉर्म का जो ट्रीटमेंट है सेम एज हाइपर थायराइडिज्म, जैसे नॉर्मल या हाइपर थायराइडिज्म को ट्रीट करते हो, सिर्फ हायर डोजेस देनी पड़ती हैं। पहले अगर 40 mg दे रहे थे, अब 80 mg की डोज यानी डोजेस को बढ़ा दिया जाता है। सो चाहे प्रोप्रेनोलोल का इस्तेमाल करें या मीटोप्रोलोल का इस्तेमाल करें, दोनों ही इफ़ेक्टिव हैं थायराइड स्टॉर्म को, या जो आपके पास जितना भी थायराइड स्टिमुलेटेड है और जितना भी उसका मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं उन तमाम को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। रेफरेंस के लिए आपके पास है लिपिनकॉर्ड फार्माकोलॉजी। सो यहाँ तक आपका जो चैप्टर था यूनिट नंबर 1 वो कंप्लीट हो गया है। उसमें सबसे पहले डायबिटीज़, एंटी डायबिटीज़, फिर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ड्रग्स, और इस लेक्चर के साथ साथ थायराइड ड्रग्स कंप्लीट हो गए हैं। सो यूनिट 1 ऑफ द 4th सेमेस्टर BSN फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद फिर हम यूनिट 3, यूनिट 4 वगैरह पे जाएंगे। दैट्स ऑल।